मोस्ट वेलकम न्यू स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर सब पर। चलिए स्टूडेंट्स, आज करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत, जो कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर बात हो रही है आप लोगों के साथ परीक्षा उपयोगी संभावित मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में। ठीक है, और ये हाई स्कूल का एडमिशन और कक्षा 10 की विद्यार्थियों के लिए, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है। और याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जोड़ लीजिएगा। शिक्षा लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ोगे तुम, ये बच्चों जिंदगी, मांगू रब से अच्छा परसेंट, ये बच्चों बंदगी। तो इस मॉडल पेपर के साथ ही साथ ड्यूरेशंस आप लोग के लिए बेहतर भविष्य की भी प्रार्थना की जाती है। ईश्वर अल्लाह परमात्मा से आपका पेपर बेहतर जाए, और जितने भी मैं प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहा हूँ, ये सभी के सभी प्रश्न मिले आप लोग के एग्जाम में। और अगर एडिशन से एग्जैक्ट यही प्रश्न नहीं मिलेगा तो इसी से मिलता जुलता प्रश्न आप लोग को देखना हूबहू परीक्षा में जरूर मिलेगा। एक अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना होता है? डिस्टेंस 15 होता है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये इसकी फोकस दूरी निकालना, हम लोग क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। तो जानते हैं डिस्टेंस की एफ इज इक्वल टू क्या होता है? r/2 होता है। क्या होता है? एफ इज इक्वल टू, यानी ये जब होता है यहाँ पर डिस्टेंस, तो यहाँ पर इसका r इज इक्वल टू एफ बाई, यानी इसका आधा एडजस्ट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो लिखा गया वक्रता त्रिज्या आपका 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी हो जाएगा वो ऋणात्मक होता है, तो -7.5 सेंटीमीटर जो होगा राइट हो जाएगा। स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर जो होगा ये अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है ना। ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? देखिए 1 किलोवाट घंटा में पूछ रहा है, जूल की संख्या क्या होता है? डिस्टेंस तो 1 किलोवाट घंटा में जो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, यानी 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। घ जो हम लोग का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय योग्य स्रोत है? तो देखिए जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन वो क्या होते हैं? ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। देखिए प्रश्न क्या है दूसरे का? देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों को, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है? यानी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है डिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है? आइए उनको समझते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस जब यहाँ हम लोग बढ़ते देखिए, तो यहाँ पर उत्तर में हम लोग आते हैं। तो देखिए समरूप चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है डिस्टेंस, वो निम्न बातों पर। देखिए पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपाती होता है। यानी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है, यानी जो बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के देखिए समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। देखिए यह प्रोपोर्शनल टू, यानी यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी हो गया। ठीक है, बी की दूसरा क्या हो जाएगा? चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि यह जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के भी, यानी ए प्रोपोर्शनल हो गया क्या? बी के। यह प्रोपोर्शनल हो गया क्या? आई के, यानी आई और बी के हो गया। और चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी लगने वाला जो बल होता है वो क्या हो जाता है? यल के अनुक्रमानुपाती, यानी एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो आई बी एल साइन थीटा होता है ना, एफ इज इक्वल टू क्या होता है? आई बी एल होता है ना, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है, यह प्रोपोर्शनल टू बी, एफ प्रोपोर्शनल टू आई और यह प्रोपोर्शनल टू एल, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप लोग का? रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो चलिए समझते हैं हम लोग रेखीय आवर्धन के बारे में। देखिए रेखीय आवर्धन के बारे में जब हम लोग बढ़ते हैं, तो रेखीय आवर्धन डिफिनेशन जो है डिस्टेंस वो एकदम सीधा सीधा है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन बोलते हैं। यानी देखिए सीधा सीधा हो जाएगा। यदि प्रतिबिंब की लंबाई हम लोग आई मान लिए और वस्तु की लंबाई क्या हो गया? ओ हो गया, तो एम इज इक्वल टू आई बाई ओ हो गया। यानी क्या होता है डिस्टेंस की प्रतिबिंब की लंबाई देखिए आई हो गया और वस्तु की लंबाई क्या हो गया? ओ हो गया। यानी प्रतिबिंब की लंबाई का वस्तु की लंबाई के साथ जो अनुपात होता है, जो रेशियो बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रेखीय आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिस्टेंस? रेखीय आवर्धन बोलते हैं। इसे कैपिटल एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए क्रांतिक कोण की बात हो रही है, संबंधित यानी अपवर्तन से संबंधित क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए। क्रांतिक कोण क्या होता है डिस्टेंस? देखिए अपवर्तन से संबंधित जो क्रांतिक कोण होता है वो क्या होता है, इस पर हम लोग बातें करने जा रहे हैं। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बात हो रही है सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। यानी सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जो होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में संगत कोण जो होता है, संगत अपवर्तन कोण जो होता है वो 90 अंश हो जाता है।
तो क्रांतिक कोण कहलाता है, इसे सी से प्रकट करते हैं। क्रांतिक कोण को किसे, क्रिटिकल एंगल यानी कि जो होता है एडिशन सी से इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं क्रांतिक कोण को, ठीक है ना। तो यानी 90 अंश आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब क्या, एडिशन के जैसे आप लोग सपोज कीजिए, जैसे ये ऐसे है, ठीक है ना, ये हो गया विलंब, ऐसे हो गया और किरण ऐसे आ रही है, तो ऐसी वो कोण जिसके लिए क्या हो जाए, ये 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, अपवर्तन कोण का मान जो हो ये 90 डिग्री हो जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एडिशंस क्या, यानी ये जो एंगल जिस एंगल पर ये बनेगा उसी एंगल को बोला जाएगा क्रांतिक कोण। तो देखिए, अब देखिए स्नेल के नियम से अगर हम लोग समझने का इसको और अच्छे से प्रयास करें एडिशन, तो देख रहे हैं यहाँ पर स्नेल के नियम से क्या है, तो यानी अपवर्तनांक इज इक्वल टू, जानते हैं कि साइन आई बटे में साइन आर होता है स्नेल के नियम से ना, यानी 2n1 इज इक्वल टू साइन आई बटे में साइन आर हो गया। अपवर्तन कोण क्या है, आई दिया गया और क्रांतिक कोण सी दिया गया है, और अपवर्तन कोण जो आर का मान होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो 2n1 हो जाएगा साइन सी बाई साइन 90 होगा, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ये याद रखे हैं आप लोग को। और तो यहाँ पर साइन सी हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2n1 इज इक्वल टू 1/1 and 2, ये डिस्टेंस पॉइंट को भी याद रखिएगा, यानी कि 1 and 2 इज इक्वल टू साइन सी के इक्वल हो जाएगा, तो यानी 1 and 2 का लिखना होगा तो 1 साइन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा, विरल माध्यम में 1 हो गया, और यानी 1 and 2 का मतलब कि विरल माध्यम में 1 के सापेक्ष सघन माध्यम 2 का अपवर्तनांक है, 1 and 2 का जो अर्थ होता है, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं हम, क्रांतिक कोण जो होता है वो अपवर्तनांक का जस्ट उल्टा होता है ना, व्युत्क्रमानुपातिक तौर पर रहता है, ठीक है, पॉइंट पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। यहाँ पर देखिए तीसरा का प्रश्न क्या है, यहाँ पर एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब आभासी तथा बी वास्तविक बनाता है, दोनों दशाओं में फोकस दूरी की गणना कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, यानी दिया गया है क्या, u इक्वल टू यू तो जानते हैं हमेशा माइनस में रहेगा, आप लोग का -30 सेंटीमीटर हो गया, f निकालना हम लोग को, और यहाँ पर देख रहे हैं डिस्टेंस की आभासी प्रतिबिंब के लिए देखा जाए तो m इज इक्वल टू +3 हो गया, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, v बाई यू ना, यानी आई बाई ओ जैसे होता है वैसे वी बाई यू भी होता है, यानी एम इज इक्वल टू आई बाई क्या होता है, ओ होता है इज इक्वल टू वी बाई यू भी होता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो 3 इज इक्वल टू -u बाई वी हो गया, देखिए ये वैल्यू रखिए जब यहाँ पर, तो 3 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस देखिए -1/3, तो v इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया डिस्टेंस v, यानी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई जो हो गया वो 90 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आप लोग प्रतिबिंब की लंबाई जान रहे हो, और u का मान जो था वस्तु की लंबाई था यानी जो प्रतिबिंब की दूरी थी वो 90 सेंटीमीटर आ गया आप लोगों का, और वह जो वस्तु की दूरी थी वो 30 सेंटीमीटर है, तो आप लोग को निकालना क्या है, f निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है दर्पण के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और लेंस के लिए यहाँ पर जो बीच में प्लस लगता है वहीं पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/90 माइनस 1/30, तो जब के वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा -2/90, तो यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, वैल्यू को उल्टा कर देंगे, जब ऊपर f जाएगा तो यहाँ पर भी 90 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, जब कैंसिल आउट करेंगे डिस्टेंस तो यहाँ पर हो जाएगा -45 सेंटीमीटर, -45 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वही हो गया फोकस दूरी, यानी इस सवाल का। और इसमें डिस्टेंस देखिए और भी बातें कही गई थी, तो इसमें देखिए सेकंड का सिचुएशन क्या था, यानी वास्तविक प्रतिबिंब यानी m इज इक्वल टू -3 के लिए अगर देखा जाए तो m इज इक्वल टू क्या होगा, -v/u, उस केस में u जो होगा, v जो होगा, इमेज प्रतिबिंब की दूरी जो मिलेगी वो -90 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, -90 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब -90 सेंटीमीटर हो गया ये, तो क्या हो जाएगा फिर आप लोगों का, फिर वही फार्मूला था आप लोगों के पास, यानी दर्पण के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे इसको 1/f इज इक्वल टू माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, अब देखिए माइनस हो गया ये -1/90 डिग्री -1/30, तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसको आप तो -4/90 हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो -22.5 सेंटीमीटर जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दो कंडीशनों के आधार पर ये सवाल आप लोग को दिया गया था, ठीक है डिस्टेंस, और ये सवाल जो था वो 4 नंबर में आप लोग का था। देखिए डिस्टेंस निकट दृष्टि दोष हो गया चाहे दूर दृष्टि दोष हो गया, दोनों में से तो एक फिक्स है पहले से ही, पेपर समझ लीजिए आउट है आप लोगों का। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण क्या होता है, किस प्रकार किया जाता है, आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए डिस्टेंस बताया गया था महात्मा बुद्ध जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन का यहाँ पर यूज होता है, दुख है तो दुख का कारण है, दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो दुख का निवारण भी है, यानी दुख है तो कारण है और कारण है तो निवारण भी है। तो ये चलिए इस बेस पर हम लोग बातें करते हैं। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है डिस्टेंस, देखिए निकट दृष्टि और जस्ट उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष नेत्र का वह दृष्टि दोष है जिसके कारण मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखेगा मगर दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है ना, निकट वाले में दूर का नहीं दिखेगा और दूर वाले में निकट का नहीं दिखेगा, ठीक है ना। इस दोष को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में मायोपिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं डिस्टेंस को, मायोपिया नाम भी दिया गया है, ठीक है ना। और बाकायदे इमेज के थ्रू मैंने ऑलरेडी डिस्टेंस को बता भी रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप पढ़ सकें। साइंस के प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, आप लोग तो देखते ही नहीं डिस्टेंस, ये बहुत बड़ी लापरवाही रहती है।
और वही कहावत सुने आप लोग कि दुआरे पायल बारात तो समधिन की अलग बात, वही वाला हाल आप लोग करते हैं। जब चीज़ें मिलती हैं तो आप उसका लाभ नहीं उठाते और बाद में पछताते हैं कि अरे बहुत, फिर एक ही दिन में सोचेंगे कि पूरा हम लोग एकदम पूरा जो कहा जाता है ना एड़ी चोटी का जोर लगाना, वो आप काम करने लगते हैं। देखिए निकट दृष्टिदोष के कारण क्या होते हैं डिस्टेंस, इस पर हम लोग बात करने से पहले देखिए ये इमेज दिख रहा है आप लोगों को, ये रेटिना पर देखिए इमेज बनता है, यानी नेत्र लेंस थे यहाँ पर देखिए प्रकाश जब घुस रहा है अंदर तो यानी समान नेत्र में असमंजित दृष्टि यानी सीधा सीधा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए अब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जा रहा है, ठीक है ना डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए निकट दृष्टिदोष की समस्या हो गई ना, युक्त नेत्र में असमंजन दृष्टि। देखिए यहाँ पर दोनों से चित्र को ध्यान समझिएगा, इसमें देख रहे हैं रेटिना पर इमेज बन रहा है और यहाँ रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, तो निश्चित तौर पर स्पष्ट रूप से चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। देखिए दो कारण में जब बढ़ती है तो देखिए पहला कारण क्या हो जाता है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है। क्या होता है जिससे फोकस दूरी घट जाता है, मतलब वक्रता बढ़ जाता है जिसकी वजह से फोकस दूरी क्या हो जाता है, घट जाता है। जब घट जाता है डिस्टेंस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और पहले बना लेगा यहाँ पर इमेज, तो यहाँ पर रेटिना पर नहीं बनेगा और रेटिना पर नहीं बनेगा तो इमेज स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना। नेत्र के गोले का व्यास क्या होता है, बढ़ जाता है डिस्टेंस, जिसके नेत्र क्या होता है, नेत्र व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है ना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है यहाँ पर। देखिए निवारण में अगर देखा जाए तो चूंकि निकट दृष्टिदोष में अनंत स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है, यदि आपकी किरण सामान्य किरणों को नेत्र लेंस पर पड़ने पर पहले कुछ अपसरित कर दिया जाए, यानी ये डिस्टेंस देखिए अपसरित का मतलब थोड़ा सा और फैला दिया जाए और दूर तक जाए लोग कर दिया, तो वे लेंस कुछ दूर तक हटकर रेटिना पर प्रतिबिंब बना लेंगी। कहाँ पर बना लेंगी, रेटिना बना लेंगी। तो अपसरित करने के लिए अतः इस निकट दृष्टिदोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं डिस्टेंस हम लोग, अवतल लेंस किसका प्रयोग करते हैं, अवतल, जिसको हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसरित करने के लिए डिस्टेंस फैलाने के लिए किरणों को डाइवर्ज किया जाता है ना, कन्वर्ज एक जगह नहीं करते, डाइवर्ज कर रहे हैं यहाँ पर, तो डाइवर्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर अवतल लेंस का प्रयोग होगा। अवतल का मतलब अपसारी लेंस का, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस दोष का दृष्टिदोष का निवारण किया जाता है, ठीक है ना। देखिए यह अवतल लेंस क्या होता है डिस्टेंस अनंत पर, देखिए ये सब बातें जो होती है रेटिना पर पुनः इमेज बना लेता है वो, और ना इसे इस प्रकार से देखिए जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है आप लोगों को, किरणें पहले अवतल लेंस द्वारा अपसरित होती थी। देखिए यहाँ पर जब किरणें आ रही हैं तो देखिए जो अनंत से किरणें आ रही हैं, समंदर किरणें जब देखिए आ रही हैं यहाँ पर, तो अब जब अवतल लेंस लगा रहे थे जो पहले ये बन जा, देखिए यहाँ पर जो पहले बन जा रहा था, पहले ये सामान्य स्थिति थी, सब कुछ सही था, यहाँ पर देखिए ये पहले बन जा रहा था। अब फिर वही चीज़ें क्या हो गया, ये देखिए अपसरित जब कर दिया तो इसने फिर पुनः देखिए दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बन गया, यानी रेटिना पर पुनः जो इमेज है वो बन गया व्यक्ति का, ठीक है ना, आंखों का इमेज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंखों के द्वारा इमेज बन गया। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, जो निकट दृष्टिदोष होता है, कारण है दुख है तो दुख का कारण है तो निवारण भी है। सेम टू सेम इसी पे उल्टा जो आपको में होता है दूर दृष्टिदोष का भी होता है, उसमें जानते हैं इसमें उत्तल हो रहा है, इसमें अवतल हो रहा है, तो इसमें उत्तल का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप लोग डिस्कशन अच्छे से कर जाएंगे। विभवांतर देखिए ख प्रश्न देखिए विद्युत से पूछा गया है, विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इसकी चालक में विद्युत प्रवाहित धारा तथा विभवांतर में क्या संबंध होता है, आवश्यक नियम तथा सूत्र देकर समझाइए। तो चलिए बढ़ते हैं डिस्टेंस, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बात हो रहा है विद्युत विभवांतर के बारे में। देखिए विद्युत विभवांतर के बारे में हम लोग अगर बात करें तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के गति कर रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे उनकी गति में बाधा उत्पन्न होती है। इस बाधा के विरुद्ध अपनी गति को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पड़ता है। किसी चालक के एक स्थान दूसरे स्थान तक गति करने के एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य जो होता है डिस्टेंस विभवांतर कहलाता है, यानी विभवांतर के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। यानी एकांक आवेश को क्या करते हैं हम लोग, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है डिस्टेंस सिस्टम को करना पड़ता है। यानी जो सर्किट होता है, जो परिपथ होता है बिजली का, लाइन का, लाइट वगैरह का परिपथ पूरा होता है विद्युत का, तो उसे हम लोग विभवांतर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर और अच्छे से आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश में ले जाने पर किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर विभवांतर बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस कार्य बटे आवेश हो गया। क्या हो गया, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश हो गया, यानी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, देखिए अभी यहाँ यहीं पर डिफरेंस मिल जाएगा आप लोग को। क्या हो, कैसे हो जाएगा, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है उसे ही हम लोग विभवांतर कहते हैं। देखिए इसका मात्रक याद रखिए, डिस्टेंस की कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो जूल प्रति कूलाम हो गया, और जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभवांतर का इसका मतलब मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम चाहे तो वोल्ट, ये दोनों चीजें क्या रहेंगी, सेम टू सेम एक ही बात है। देखिए धारावाही चालक में विभवांतर तथा धारा में क्या संबंध है, देखिए ओम का नियम यहीं पर आता है डिस्टेंस कि विभवांतर का नियम, देखिए चालक में विभवांतर तथा धारा में संबंध, तो विभवांतर का मतलब हो गया भी हो गया, और धारा का मतलब क्या हो गया, आई हो गया। तो जार साइमन ओम एक थे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट हैं वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सर्वप्रथम दिया था मतलब इस नियम को दिया हुआ था, इसलिए उनके नाम पर देखिए ओम का नियम कहा जाता है इसको।
तो जॉर्ज साइमन ओम ने देखिए बताया क्या था, उन्होंने कहा था कि चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया था, जिसे उन्हीं के नाम पर ओम का नियम कहते हैं। यानी देखिए क्या उसमें कहा क्या गया था, इस नियम के अनुसार देखिए क्या किस बात की पुष्टि किया गया था, यानी ओम जॉर्ज साइमन ओम ने बताया क्या था, किस बात को कहा था उन्होंने, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, कौन सी अवस्थाएं हो गई, लंबाई हो गया, चौड़ क्षेत्रफल हो गया, चालक हो गया, चालक का ताप हो गया, ताप हो गया। कहने का मतलब क्या है, लंबाई, क्षेत्रफल, चालक का ताप, पदार्थ जो भी रहे, अगर उसको परिवर्तन न करें हम लोग, यानी उसको न बदलें, क्या करें, उसको न बदलें, जो है वही रहने दें, तो चालक में प्रवाहित धारा आई जो होगा, चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। चाहे अनुक्रमानुपाती कहें चाहे समानुपाती कहें, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तब समझ लीजिए वहाँ उल्टा की बात हो रही है, लेकिन अनुक्रमानुपाती कहे चाहे समानुपाती कहे तो उन दोनों का तात्पर्य जो होता है वो एक ही होता है। तो यानी क्या क्या हो गया डिस्टेंस यहाँ पर, इस यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं इन पे परिवर्तन न किया जाए, न बदले, तो चालक में प्रवाहित धारा जो होती है चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। नहीं भी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई के बराबर हो जाएगा। विभवांतर अगर हम लोग भी ले लिए और प्रवाहित धारा आई ले लिए तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और भी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। देखिए आर एक नियतांक होता है डिस्टेंस, इसे ही देखिए बाद में कहा गया क्या, विद्युत प्रतिरोध कहा गया। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, वैद्युत धारा के मार्ग में, यानी वैद्युत धारा के चालक के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है, जो रुकावट डालता है, उसे ही हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब ये होता है डिस्टेंस की अवरोध, रुकावट, ठीक है ना, रुकावट पैदा करना, ठीक है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। तो कहने के बाद पदार्थ ताप पर निर्भर करता है, इसे ही चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं ना, ठीक है। और स्पष्टता क्या होता है डिस्टेंस की, भी इक्वल टू वी बाई आई इक्वल टू होता है क्या, आर होता है, ठीक है ना। और आर को जो कहा गया, यही कहा गया प्रतिरोध ना, ये बात हो जाएगा आप लोग का। देख सकते हो ओम के नियम को और देखा जाए तो यदि किसी चालक के भौतिक जो है ये चीज़ें जो हो गई, कौन सी चीज़ें, यानी जो बातें हो गई, यदि किसी चालक में क्या भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो होता है वो सदैव नियत होता है, यानी भी बाई आई के बेस पर भी हम लोग इसका डिफिनेशन को बोल सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध जो अधिक होने पर धारा का मान कम होता है तथा प्रतिरोध कम होने पर धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर क्योंकि देख रहे हैं कि एक दूसरे के एक मतलब ये बातें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए अथवा में प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से, चलिए आइए पहले पेपर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पेपर में क्या पूछा गया था, विद्युत सामर्थ्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए, विद्युत सामर्थ्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और उसके बेस पर सवाल दिया गया था, एक विद्युत हीटर यानी 250 वोल्ट विभवांतर पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उष्मक की सामर्थ्य की गणना करना था डिस्टेंस, ठीक है ना। तो पहले हम लोग समझ लें कि विद्युत शक्ति या सामर्थ्य होता है क्या है। जैसे शक्ति सामर्थ्य आपके अंदर होता है, सेम टू सेम वैसे ही सिस्टम होता है, परिपथ होता है, उसके भी विद्युत सामर्थ्य हैं, शक्तियाँ हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसी विद्युत परिपथ में क्या होता है डिस्टेंस की, विद्युत ऊर्जा में व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं, इसे पी से प्रकट करते हैं। यानी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, यानी उस ऊर्जा के क्षय होने की दर, यानी ऊर्जा के समाप्त होने की दर, ठीक है ना, जो होती है, जो दर मतलब जिस दर से वो घट रहा है, जिस दर से वो खर्च हो रहा है। सीधा सीधा अगर कहना चाहेंगे तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च होने का जो रेशियो बनाया गया है, खर्च होने का जो दर बनाया गया है, व्यय होने की जो दर बनाया गया है, यानी किस रेट पर होता है। जैसे कि आप किसी को ब्याज व्यक्ति देता है, किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो किस मानक पर दे रहे हैं, किस ब्याज पर दे रहे हैं। तो जैसे नहीं चक्रवृद्धि साधारण ब्याज 5% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से, तो उन सभी चीज़ों में पढ़ते हैं आप ना। सेम टू सेम यहाँ पर चीज़ें हैं, तो आप लोग को यहाँ पर देखना है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय या खर्च होने की जो समय दर होती है उसी को विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं, इसे पी से प्रकट करते हैं। कहने का मतलब क्या डिस्टेंस, यदि विद्युत परिपथ में टी सेकंड में डब्ल्यू जूल ऊर्जा व्यय होती है तो परिपथ का जो विद्युत सामर्थ्य जो हो जाएगा पी, तो पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। जूल प्रति सेकंड को वाट भी कहते हैं, क्या कहते हैं डिस्टेंस को, वाट भी कहते हैं, यानी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी वाट हो जाता है। डब्ल्यू बाई टी डिस्टेंस देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब सवाल क्या था आप लोगों का दिया गया जो था, पी देखिए यदि भी डब्ल्यू बाई टी इक्वल टू 1 जूल प्रति सेकंड होगा तो डब्ल्यू इक्वल टू 1 वाट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर डिस्टेंस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट की डिफिनेशन भी यहीं पर से मिल गया आप लोगों को ना। ये प्रति सेकंड में 1 जूल यदि क्या करना पड़ता है, व्यय खर्च होती है, खर्च होती है, तो उससे हम लोग 1 वोल्ट 1 वाट कहते हैं विद्युत सामर्थ्य ना। अब देखिए वोल्ट जो आपको दिया गया था 250 वोल्ट है, आई दिया गया था 5 एम्पियर है, तो पी का मान पूछा था, तो पी इक्वल टू वी इंटू आई था, तो 250 में 5 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1250 वोल्ट। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे हम लोग और देखते हैं कुछ अन्य बातों को। देखिए अगला बात आप लोगों से क्या पूछा गया है, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। यदि कोई चालक धारावाही चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लंबवत और 45 अंश कोण पर बनाता है हुआ रखा जाए तो प्रत्येक दिशा में लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। अथवा में क्या है, दृष्टि धारणा जनित का सिद्धांत, रचना और कार्यविधि को समझाना है।
तो चलिए डिस्टेंस को समझते हैं और अच्छे से। सेशन आप लोग का बढ़ रहा है, 19 मिनट लगभग सब हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं डिस्टेंस, अभी नहीं तो कभी नहीं। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस। आप लोगों के लिए आगे बढ़ने से पहले लेकिन एक काम आप लोग जरूर कीजिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, ठीक है डिस्टेंस, एक बात याद रखिएगा। और यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल जरूर लीजिएगा शिक्षा। यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर डिस्टेंस, इतना तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो चलिए ये जो प्रश्न आप लोग को दिया गया था इस प्रश्न के बेस पर देखा जाए पहले। तो देखिए यहाँ पर जब बातें हो गई आप लोगों के साथ तो अब बातें होंगी यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर जो बल लगता है। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आप निकालेंगे। इस फिगर को आप देख रहे हैं, ये बी है जो आप लोग का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ये दिखा रहा है। आई आपका धारा हो गया, एफ आप जान रहे हैं डिस्टेंस की बल हो गया, ये थीटा एंगल पर है, और यल जो हो जाएगा आप लोग का ये हो जाएगा लंबाई, यानी चालक के सिरों की लंबाई, यानी लंबाई टोटल हो गया, ठीक है। तो ये एंगल आप लोग को अच्छी समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर बातें लिख दी गई हैं जो कुछ बेसिक बातें हैं, नहीं रेजुकी धारावाही चालक तार की लंबाई एल है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। यह चालक चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखा है कि धारा की दिशा जो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थीटा कोण बनाती है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा डिस्टेंस की, तो चालक पर क्या हो जाएगा कार्यरत बल जो होगा यफ जो होगा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा यफ प्रोपोर्शनल टू बी हो जाएगा। देखिए अभी पीछे ही बात किया गया था, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बी के, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके आई के, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल के। इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के हो गया और बहने वाली धारा के और साथ ही साथ लंबाई के, यानी तीनों के अनुक्रमानुपाती हो गया। अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती हो गया। यानी अब देखिए तीनों चीज़ों को जब मिला लेंगे हम लोग डिस्टेंस तो यहाँ पर क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। देखिए यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की जो साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, इसका मतलब यफ जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा के। देखिए चारों तथ्यों को अगर मिलाया जाए तो यफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी आई एल साइन थीटा हो जाएगा। देखिए एफ इज इक्वल टू के आई बी एल साइन थीटा, के एक नियतांक अगर के को 1 कर दिया जाए, के का मान 1 कर दिया जाए। देखिए जब किस पद्धति में बी का मात्रक इस प्रकार चुना गया कि के का मान 1 हो, तो एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा न्यूटन। अभी डिस्टेंस में पीछे भी देखिए मैंने इसका बात किया हुआ था आप लोग के साथ ना, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अब देखिए अगर 3 कंडीशनों को देखा जाए, अभी देखिए कंडीशन भी कहा गया था उसमें लेके देखने के लिए, अभी प्रश्न में देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर सेट में जो है, तो सेट में यहाँ पर कहा गया था कि लेकर इसको सेट भी करना था। तो यहाँ पर जो दिया गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आप लोग को, देखिए ये तो बातें हो गई। लगने वाला बस बल का सूत्र जो था एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, तो ये तो लिखवा दिया मैंने। अब यहाँ पर जो डिस्कस मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ वो इस पर कंडीशन के बेस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, समांतर लंबवत और 45 अंश के कोण पर बनाता है। तो चलिए बस कुछ भी नहीं करना है इसमें आप लोगों को। देखिए एफ इज इक्वल टू क्या हो गया आई बी एल साइन थीटा है, आप लोग का सम्मुख दिख रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पहली स्थिति क्या है, लंबवत हो, तो लंबवत का मतलब क्या होगा उसमें केस में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो एफ इज इक्वल टू आई बी एल हो जाएगा सीधा सीधा। सेकंड स्थिति देखिए क्या, सेकंड पोजीशन में क्या होता है एडिशन, देखिए सेकंड पोजीशन में यदि समांतर होगा तो समांतर होने का मतलब है कि थीटा 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा साइन 0, जीरो का मान साइन 0 का मान 0 हो जाता है। उस केस में क्या होगा जो एफ होगा वो 0 हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन देख रहे हैं आप डिस्टेंस की, यहाँ पर थीटा का मान 45 अंश है, तो एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन 45 हो गया। साइन 45 का मान जो होता है वो बी आई 1/√2 होता है, तो एफ इज इक्वल टू आई बी एल अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है। एफ इज इक्वल टू आई बी एल अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर आगे और देखते हैं यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए विद्युत, अब देखिए इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया था दृष्ट धारा डायनेमो का अथवा जनित्र हो गया जो, तो दृष्ट धारा डायनेमो अथवा जनित्र के बारे में देखिए पूछा गया डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। ये फिगर को याद रखिएगा, ये फिगर तो आप लोग को समझ लीजिए बनाना ही है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सीधा है डिस्टेंस, और इसको आसानी से आप एकदम कार्य कर सकते हैं। डायनेमो हो गया चाहे मोटर हो गया विद्युत मोटर, तो ये चीज़ आप लोग का फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट हेडिंग भी याद रहेगा तो समझिए इसके बारे में आप जो बकवास इसमें लिख लेंगे आसानी से। तो डिस्क धारा जनित्र क्या होता है डिस्टेंस, देखिए इसकी रचना प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो पर आधारित होती है, ठीक है ना, ये जो महत्वपूर्ण रूप से है। और सिद्धांत जो होता है इसमें देखिए महत्वपूर्ण रूप से डिस्टेंस है। और संरचना देखिए, संरचना में चुंबकीय क्षेत्र को याद रखना है, आर्मेचर को याद रखना है, विभक्त वलय को याद करना है आप लोग को, और ब्रूस, ठीक है। और क्रिया विधि यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्रिया विधि भी इसी प्रकार से है। तो इसमें किस प्रकार से ये वर्क करते हैं, काम करते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा डिस्टेंस, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये एकदम आसान है, इसको आप लोग कर जाएंगे ना। ये तो बहुत सभी लोग आप तैयार कर लिए होंगे, मैक्सिमम बच्चे जो होंगे, क्योंकि ये समझिए पेपर आउट है डिस्टेंस पहले से ही। आप लोग को साइंस में भी बहुत सी चीज़ें जो होती है वो पहले से ही समझ लीजिए आपका आउट है। शुद्ध जल, आप देखिए खंड ख की ओर में बढ़ते डिस्टेंस,
क्योंकि समय अब बहुत अधिक जा रहा है, 24 मिनट हो गया आप लोग का, अभी फिजिक्स का ही पोर्शन खत्म हुआ है। खंड ख की ओर में बढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री का, यानी शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है डिस्टेंस एग्जैक्ट कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है एग्जैक्ट आप लोगों का जो पीएच मान हो जाएगा वो हो जाएगा शुद्ध जल का, लेकिन आप लोगों से यहाँ तक पूछा जा रहा है डिस्टेंस ना, तो शुद्ध जल का आप लोग का हो जाएगा क्या, ये उदासीन का देखिए होता है क्या, ये शून्य हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का, यानी नौसादा का रासायनिक नौसादा देखिए डिस्टेंस दिया गया है, यानी ये 5वें का जो आपका ख है, ख का जो प्रश्न हो जाएगा, ख का नौसादा का जो सूत्र होता है Na2SO4 होता है। क्या होता है, Na2SO4 होता है, ठीक है ना। नौसादा क्या होता है रासायनिक सूत्र जो Na2SO4। देखिए चूना चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है बताइए, कितना सीधा नाम है चूना पत्थर को आप लोग जानते होंगे डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस CaOH ट्वाइस है, क्या है CaOH ट्वाइस, ठीक है ना। CaOH ट्वाइस होता है, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है चूना पत्थर, ठीक है ना। अब देखिए आईपीएससी नाम आप लोगों से पूछा गया है, आईपीएससी नाम ये देखिए डिस्टेंस यहाँ पर है ना, 3 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3, तो एक एथ मेथ प्रोप हो गया, प्रोपेन हो गया है, सीधे प्रोपेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है सभी जगह पर, प्रोपेन हो गया। और COOH से होता है ओइक, तो प्रोपेनोइक हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, यानी इसका नाम जो हो गया वो प्रोपेनोइक हो गया, ठीक है ना। इसका नाम आप लोग को लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर भी कार्बन है, तो यहाँ पर जब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसमें एल लगता है, यानी इसका जो सफिक्स लगेगा वो अल लगेगा, तो ये प्रोपेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है ना। प्रोपेनल, ये आपका प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है ना, सीधा सीधा हो जाएगा आप लोग का, ये हो गया प्रोपेनोइक और ये हो गया प्रोपेनल, ठीक है, तो नजर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर केवल समीकरण देकर बताना है कि एथिलीन क्रिया क्षारीय पोटेशियम परमेंगनेट से होती है, तो क्या होता है। एथिलीन की क्रिया किससे करा रहे हैं, क्षारीय पोटेशियम परमेंगनेट से, और एथिलीन की क्रिया जो है ओजोन से होती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में देखिए बातें करने हैं, ठीक है ना, इस परिस्थिति में भी। तो चलिए समझते हैं इसको भी डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है आप लोगों को, एथिलीन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ना, इन डबल बॉन्ड CH2 देखिए ये जो बनाया गया है H2O हो गया, नवजात हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखिए क्या हो रहा है, 1% जो है क्षारीय KMNO4 लिया गया, देखिए क्या बना एथिलीन ग्लाइकॉल बना, क्या बना एथिलीन ग्लाइकॉल बना यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए फिर एथिलीन को लिया गया और ओजोन के साथ, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3 होता है, ठीक है ना, ओजोन लेयर वाली बात जो है डिस्टेंस, नहीं जो एथिलीन है वो अगर ओजोन के साथ क्रिया करता है क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, देखिए CCl4 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है एथिलीन ट्राई ओजोनाइड बनता है, क्या बनता है ट्राई ओजोनाइड, यानी एथिलीन ट्राई ओजोनाइड बनाता है। देखिए बॉन्ड आप लोग को दिख रहा है डिस्टेंस यहाँ पर, ये इस तरीके से बॉन्डिंग बनती है। पीएच मान देखिए डिस्टेंस, अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का, पीएच मान से पूछा गया है कि पीएच मान क्या होता है। पीएच मान देखिए, पीएच मान को परिभाषित कीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन से क्या संबंध है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है डिस्टेंस, पीएच मान जो होता है, पीएच मान के बारे में समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए तो किसी बिलियन का पीएच मान वो होता है कि हाइड्रोजन आयन की मोल सांद्रता क्या लीटर प्रति लघु गुणक जो होता है ऋणात्मक के बराबर होता है, यानी ये देखिए पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, तो हाइड्रोजन आयन के निगेटिव यानी ऋणात्मक लॉगरिथम को ऋणात्मक लघु गुणक को ही पीएच मान कहते हैं, यानी हाइड्रोनियम या हाइड्रोक्साइड ना, हाइड्रोनियम आयन दिख रहा है, हाइड्रोनियम आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, सीधा सीधा एकदम हो जाएगा डिस्टेंस। यह एक संख्या होता है जिसका मान 0 से कहाँ तक होता है 14 तक होता है, जो किसी विलयन में अम्लीयता एवं क्षारीयता को वो प्रकट करता है, ठीक है ना, किसको करता है अम्लीयता और क्षारीयता को प्रकट करता है ना। 7 से कम होने पर क्या होता है, 7 रहने पर अम्लीय उदासीन हो जाता है, 7 से कम रहने पर अम्लीय हो जाता है, 7 से अधिक होने पर क्या हो जाता है क्षारीय हो जाता है, ठीक है डिस्टेंस। इस तरीके से ये डिवीजन है। अब देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी के, मेंडलीव हो गया आधुनिक आवर्त सारणी हो गई, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। मेंडलीव और जो हो गया चाहे आधुनिक आवर्त सारणी हो गया, ये सब पूछते हैं प्रश्न। देखिए क्या है, आवर्त सारणी के प्रमुख गुण दोषों का वर्णन कीजिए और आधुनिक आवर्त सारणी के इन दोषों का निवारण कैसे किया गया है, और उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है डिस्टेंस। तो चलिए पढ़ते हैं फटाक से आगे। तो मेंडलीव की देखिए आवर्त सारणी में जब हम लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस, तो देखिए मेंडलीव प्रमुख गुण क्या है, तत्वों के गुणों के अध्ययन में देखिए उपयोगिता मिली, भाई तत्वों के अध्ययन की सुविधा मिली ना, तत्वों के अध्ययन की उपयोगिता मिली, परमाणु भार ज्ञात करने में उपयोगिता मिली, क्योंकि परमाणु भार के आधार पर ही ये सजाया गया था, तत्वों के अध्ययन की सुविधा मिली, ठीक है ना। और भी बहुत प्रकार के यहाँ पर इसमें देखिए प्रॉफिट हुआ था, नए तत्वों की खोज हुआ था इसमें डिस्टेंस ना, नए तत्वों का इसमें देखिए खोज भी किया गया था, नए तत्वों की खोज किया गया था, कुछ लोगों के लिए स्थान छोड़ा गया, बाद में उसी गुण के लोगों को वहाँ पर रखा गया था। देखिए दोष लेकिन क्या है, हाइड्रोजन का स्थान वो देखिए 2 जगहों पर रखा गया था, ठीक है ना, हाइड्रोजन को जो रखा गया था डिस्टेंस वो दो समूहों में रख दिया गया था, ये एक बहुत बड़ा दोष है, यानी प्रथम और सप्तम, यानी प्रथम और सातवें समूह में रखा गया था, ये एक बहुत बड़ा दोष है।
हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं किए थे। असमान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया गया था, ठीक है डिस्टेंस, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण दोष है। समान गुण वाले तत्वों को भिन्न-भिन्न समूह में रखा गया था, ये भी गलत, ये भी एक दोष है। भारी तत्वों को पहले हल्के तत्वों को रखा गया था, ठीक है ना? भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया था, ठीक है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोष हो जाएगा, ठीक है ना? दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान, ये देखिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। समस्थानिकों का स्थान निर्धारित नहीं किया गया था इसमें ना। विसंगतियों का निराकरण कैसे किया गया? देखिए मेंडलीव की आधुनिक आवर्तसारणी के दोषों को दूर करने के लिए क्या आया था? आधुनिक आवर्तसारणी को लाया गया था, ठीक है ना? इसमें कि परमाणु का तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ये मेंडलीव की आवर्तसारणी थी। जबकि आधुनिक आवर्तसारणी क्या था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है ना? तो उसके बेस पर लेकर बातें की गई। तो दुर्लभ मृदाओं तत्वों का स्थान देखिए, समस्थानिकों के स्थान, बाह्य तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखना, देखिए डिस्टेंस, असमान तत्वों की भी, आखिरी गैसों के लिए भी स्थान देखिए डिसाइड किया गया ना। जब जाते हैं यहाँ पर आप लोग तो नहीं रखा गया उसमें। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर उपचयन और अपचयन में अंतर क्या है? देखिए इसमें हाइड्रोजन पृथक होता है, उपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन पृथक होता है। जबकि अपचयन में क्या होता है डिस्टेंस की, हाइड्रोजन का संयोग होता है। इसमें हाइड्रोजन पृथक होता है, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और इसमें ऑक्सीजन पृथक होता है। देखिए अपचयन उपचयन को ध्यान रखिएगा, उपचयन है यहाँ पर, अपचयन है। इसमें विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है, इसमें विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता क्या होती है? घटती है, ठीक है। इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात घटता है और इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात जो होता है वो बढ़ता है। इसमें विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है और इसमें विद्युत ऋणात्मक अवयव का जो अनुपात होगा वो घट जाएगा, ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस बातों को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। और हैबर की विधि का देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। औद्योगिक स्तर पर देखिए अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि को बताइए, रासायनिक विधि का समीकरण देते हुए देखिए बताना है एडिशंस। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हैबर विधि बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है एडिशंस। और मैंने हैबर विधि को बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है और बाकायदे ब्लैक बोर्ड पर, और 12 वाले बच्चों के लिए देखिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है हैबर वाली विधि जो है। तो सेम उसी बेस पर मैंने आप लोग को भी बता रखा है, तो उसको जरूर देखिएगा। अमोनिया बनाने की हैबर विधि, अमोनिया बनाने की कौन सी विधि डिस्टेंस? हैबर विधि। देखिए अमोनिया का औद्योगिक निर्माण जो है हैबर प्रोग्राम के आधार पर किया गया था, द्वारा किया गया था। इस विधि में देखिए शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो अनुपात क्या दिया गया था? एक संबंधित 3 के अनुपात में ना, यानी H2 और 2NH3, N2 प्लस 2NH3 2NH3, ये देखिए N2 हो गया प्लस 3H2 हो गया, 3H2 यानी एक संबंधित 3 के अनुपात में ना, ये हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाता है? ऐसा देखिए हो जाता है, ये 2NH3 बन जाता है, 2HNH3। देखिए यहाँ पे क्या होता है डिस्टेंस के, देखिए 200 वायुमंडलीय दाब पर हो गया। रिएक्शन देखिए जब लिखेंगे आप यहाँ पर तो 200 वायुमंडलीय दाब लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। मॉलिब्डेनम के रहता है, उत्प्रेरक का काम करता है। देखिए यहाँ पर देखिए 200 वायुमंडलीय दाब पर ले लिया गया और उत्प्रेरक कक्ष में उसको क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये हो गया आप लोगों का क्या, ये कंप्रेसर पंप हो जाता है। यहाँ पर देखिए N2 और H2 ले लिए एक समय 3 के अनुपात में, जब मिलाते हैं हम लोग यहाँ पर तो कंप्रेसर पंप में देखिए यहाँ पर जब जाता है ये तो उत्प्रेरक कक्ष में जाता है यहाँ पर, ठीक है। उत्प्रेरक में कौन होता है डिस्टेंस? उत्प्रेरक लोहे का चूड़ होता है, इसके आयरन की उपस्थिति में। लेकिन उत्प्रेरक पूरी तरीके से इसको, उत्प्रेरक का काम क्या होता है? वो अभिक्रिया गति को बढ़ाता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इसीलिए उत्प्रेरक का मदद करने के लिए वर्धक आता है। वर्धक क्या काम करता है? उत्प्रेरक का स्पीड बढ़ाता है, मतलब उस अभिक्रिया को और तेजी गति से कराता है, तो उसका नाम है मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम यानी उत्प्रेरक लोहा हो गया, आयरन हो गया, और मॉलिब्डेनम जो हो गया उत्प्रेरक वर्धक हो गया। और इसका तापमान जो होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, रखते हैं। इस प्रकार क्या 10 से 15% अमोनिया प्राप्त कर लेते हैं, इसे संघनित्र में प्रवाहित करते हैं, द्रवित कर लिया जाता है और शेष को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में, यानी पूरा देखिए क्या होता है ऊपर से वापस भेज दिया जाता है कंप्रेसर पंप में। तो यहाँ देखिए आया, यहाँ गया, और इस वाले पंप में जब संघनित्र में गया यहाँ पर देखिए तो ये ठंडा किया गया। फिर यहाँ देखिए सर्कुलेशन पंप में देखिए द्रव अमोनिया जब यहाँ पर प्राप्त हो गया तो फिर जो बचा हुआ है फिर देखिए यहाँ से चला गया। तो ये जब प्रोसेस होता है तो इससे 10 से 15% अमोनिया बन पाता है, ठीक है दोस्तों। ये निर्माण की, अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है दोस्तों। और ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, कॉमर्स उसमें रसायन का जब पेपर रहेगा तो उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछता बार बार है। एथिल एल्कोहल से एथिलीन, ठीक है। मेथेन से मेथेन, एथेन, एथिलीन से एथिलीन डाइग्लाइकॉल, एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड, एथिलीन से एथेनॉल, मेथेन से फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड से मेथेन। तो रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसे प्राप्त करेंगे? तो चलिए ये रिएक्शनों को भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें रिएक्शन जो रिएक्शन अभी आप लोग को दिखाया गया था जो हैबर विधि वाला, तो देखिए यही रिएक्शन था। N2 प्लस 3H2 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 वायुमंडलीय दाब है, और जो उत्प्रेरक जो है कौन है? आयरन है, और मॉलिब्डेनम जो है उत्प्रेरक वर्धक है, ठीक है। और 2NH3 यही अमोनिया आपका हो गया। देखिए एथिल अल्कोहल से जब एथिलीन बनाते हैं हम लोग तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH होता है, और इसको मिला रहे हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया हम लोग तो C2H5HSO4 बना और H2O बना। तो इसी को देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए अब जो ये होगा आप लोग का C2H5HSO4 जो हो जाएगा
वो 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड में गरमाएंगे तो एथिलीन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर H2SO4 अलग हो जाएगा। एथिलीन से देखिए इथेनॉल बनाना है आप लोग को, तो देखिए एथिलीन हो गया ये आप लोगों का, ठीक है ना। तो यहाँ पर H2SO4 हो गया, तो इस तरीके से लिए जब यहाँ पर देख लिया गया तो H2 के साथ क्रिया कराएगा तो एथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया, ठीक है ना। एथेनॉल हो गया आप लोगों का। मेथेन से देखिए एथेन कैसे होगा, तो CH4 हो गया, यहाँ पर I2 हो गया, CH3I प्लस HI हो गया, CH3I प्लस 2 सोडियम के साथ कराया है, I CH3 के साथ, तो यहाँ CH3CH यानी C2H6 हो गया, तो ये बन गया एथेन, ये है मेथेन और यहाँ से बन गया एथेन। इसी प्रकार रिएक्शन देखिए और भी रिएक्शन जो आप लोग के सामने दिख रहे हैं, ये सभी रिएक्शन है जो देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखेंगे आप लोगों को, इसका मतलब कि वो एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा और निश्चित तौर पर आपके पेपर में वो पूछने वाले सभी के सभी प्रश्न होंगे डिस्कस, ठीक है ना। तो उसको आप लोग जाके क्वेश्चन बैंक में एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। आप लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में भी आप लोग को कि कौन कौन सी रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन उतनी ज़्यादा नहीं रहेंगे इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जो चुनिंदे रहते हैं डिस्कस वही बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं खंड ग की ओर। देखिए खंड ग जो है आप लोगों का डिस्टेंस ये है, अब आप लोग का बायोलॉजी है, जीव विज्ञान वाला पक्ष आ गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर पित्तरस का निर्माण किसमें होता है, तो पित्तरस का निर्माण जो होता है डिस्टेंस वो यकृत में होता है। कहाँ पर होता है, यकृत में होता है, ठीक है ना। तो ये यकृत आपका जो होगा वो राइट हो जाएगा। जब ख प्रश्न की जिस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है बताइए, ये कितना पॉपुलर क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से जो होता है डिस्टेंस स्कर्वी हो जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोग का। चलिए हम बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ग प्रश्न की ओर। देखिए निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन जो होता है वो पादप हार्मोन होता है, यानी पादप हार्मोन कौन सा है, जिब्रेलिन होता है, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला सदैव प्रारंभ होती है कहाँ पर, प्राथमिक उपभोक्ता से, मांसाहारियों से, उत्पादकों से और अवघटकों से। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पर खाद्य श्रृंखला सदैव जो प्रारंभ होती है वो किसके द्वारा प्रारंभ होती है, खाद्य श्रृंखला, तो ये होती है प्रारंभ आप लोगों के उत्पादकों से, ठीक। खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है, उत्पादकों से। मनुष्य की दो पाचक ग्रंथियों के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर पाचक ग्रंथियों के नाम हो रहा है यहाँ पर, तो डिस्टेंस यकृत हो गया और क्या हो गया आप लोग का, अग्नाशय हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, मनुष्य के दो पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी, डिस्टेंस यकृत हो गया और अग्नाशय जो होता है वो मुख्य रूप से काम करता है किसका, पाचक क्रिया, पाचन क्रिया के ऊपर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। मन ये हो गया खुले तथा बंद रक्त परिसंचरण से क्या तात्पर्य, उदाहरण सही द्वारा इसको हम लोग क्या करना है, स्पष्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हैं डिस्टेंस की खुले रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त पात्रों में भरा जाता है, जैसे आर्थ्रोपोडा संघ हो गया, ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा संघ, ठीक है, संघ के जंतुओं में। जबकि बंद रक्त संचरण तंत्र जो होता है वो क्या होता है, नलिकाओं में प्रभावित होता है, जैसे मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में होता है, ठीक है ना। तो खुले रक्त परिसंचरण और बंद रक्त परिसंचरण, रक्त निकाय होंगे जिससे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ग इसमें कौन प्रश्न आप लोग को पूछा गया था आप लोग के पेपर में डिस्टेंस। देखिए ग जो प्रश्न है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, इसकी कमी से होने वाला रोग क्या होता है, लिखिए। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पे इंसुलिन का निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होता है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं में होता है। कहाँ पर होता है डिस्टेंस, इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो शरीर में अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं में होता है तथा इसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इंसुलिन की जो होता है इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि उस पेशेंट को जो होते हैं पेशेंट, तो ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। आनुवंशिकता का देखिए प्रश्न पूछा गया आप लोगों को, प्रश्न संख्या 11 में आनुवंशिकता वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडलीफ वाली जो बात है। तो देखिए आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, देखिए शंकरण का बात तो हो गया जो उन्होंने ना ये जो होता है आनुवंशिकता को याद रखिएगा, जीवों में संतान अपने माता पिता से कुछ न कुछ लक्षण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से लक्षण जो माता पिता संतान में स्थायी होते हैं उन्हें ही आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। अतः आनुवंशिक लक्षणों के माता पिता या जनकों में से संतान में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया ही आनुवंशिकता या क्या कहलाता है, वंशागति, ठीक है ना, हेरिडिटरी या इनहेरिटेंस कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। एक शंकर के तौर पर ये देख सकते हैं आप लोग मटर के पौधे पर जो किया गया था मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र से देखिए प्रश्न पूछा गया है। और वित्त हृदय हो गया और फेफड़ा हो गया, ये दोनों को देख लीजिएगा, इनका फिगर पूछता है बड़ा तेज। हीमोग्लोबिन से देखिए प्रश्न पूछा गया है, मानव शरीर में स्वच्छ के लिए देखा जाए तो गंगा सफाई योजना का निर्माण देखिए यहाँ पर। तो ये सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। देखिए फेफड़ा वगैरह जो है इस तरीके से आप लोगों का प्रश्न है। और डिस्टेंस अब यहाँ से हम लोग का एक पूरा एक सेट समाप्त होता है। तो डिस्टेंस आज का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डिस्टेंस एक काम आप लोग को जरूर करना है, खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, इसका नाम है डीजे सर।
और डिस्टेंस से दूर तक फैलाइए। और क्लास 10th के साथ ही साथ क्लास 12th के विद्यार्थियों पर और यूपी बोर्ड के हों चाहे जो अदर स्टेट के बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए डिस्टेंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज मिलती है। और डिस्टेंस अब और जो भी पेपर आप लोग देकर रहिएगा, जैसा फीडबैक रहेगा जरूर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से दीजिए और अपने पेपर को भी साझा करिए डिस्टेंस, और तैयार रहिएगा। मैं आप लोगों के पेपर का भी डिस्टेंस, आप लोग का जो सॉल्यूशन वगैरह रहेगा, मैं भी वो प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है डिस्टेंस, तो मिलते हैं जल्द ही किसी वीडियो किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम आप लोग को जरूर करना है डिस्टेंस, जिसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।